नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राजीव। तो उत्तर प्रदेश इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल 6-7 महीने बाद यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और फिर से कैसे भाजपा को मजबूत किया जाए, कैसे दोबारा भाजपा को सत्ता में लाया जाए, इसी की कवायद चल रही है। लेकिन इस बीच कुछ घटनाक्रम ऐसे भी सामने आए हैं जिससे कहा जा सकता है कि यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सत्ता के गलियारे में खबर यह भी चल रही है कि केंद्रीय नेतृत्व योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहता है, लेकिन वो उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरह योगी आदित्यनाथ को हटा नहीं सकता। इसीलिए सवाल यह भी उठता है कि क्या योगी इतने मजबूत हैं कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अपने मन का कुछ नहीं कर सकता। यह तो सभी जानते हैं कि योगी को सीएम की कुर्सी उनके सियासी सफर में उनकी मजबूती की वजह से नहीं, बल्कि जिद और विधायकों के एक खेमे की वजह से मिली है। इसके अलावा कट्टर हिंदुत्व के ध्वजवाहक के रूप में जो छवि योगी ने बना रखी थी, उस वजह से आरएसएस का भरपूर सहयोग भी योगी आदित्यनाथ को मिला और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अब जब कोरोना और किसान आंदोलन की वजह से योगी और बीजेपी की लोकप्रियता में कमी आई है, तब मोदी, शाह और केंद्रीय नेतृत्व चाहकर भी योगी कैबिनेट में फेरबदल नहीं कर पा रहा है और न ही योगी को ये लोग हटा पा रहे हैं। तो सवाल उठता है कि क्या मोदी से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं योगी? क्या योगी अपने मन की करने लगे हैं? क्या योगी के आगे केंद्र बौना साबित हो रहा है? तो कई सवालों के साथ आज इस चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे कार्यकारी संपादक जयशंकर गुप्त जी। जयशंकर जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका भी स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में दोस्तों। और कुछ देर बाद कुछ और साथी जुड़ेंगे, कुछ और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी आपका स्वागत परिचय करवाऊंगा, माफ करें। लेकिन जैसा आप जानते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश इन दिनों सुर्खियों में है, जैसा पहले से ही बोल रहा हूं। जयशंकर जी, सीधा आपके पास आना चाहूंगा। और उत्तर प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं कि भाजपा 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है और इसी कवायद में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने 2 दिन लखनऊ में बिताए हैं। इस दौरान उन्होंने सरकार और संगठन की कमजोरी और मजबूती को समझने की कोशिश की है। बीएल संतोष ने पहले दिन प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल के साथ में 6 क्षेत्रों के अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री के साथ बैठक की। यह सोमवार की बात थी। उसके बाद दूसरे दिन यानी मंगलवार को कल सरकार के मंत्रियों से 1-to-1 मुलाकात भी हुई है इन लोगों की। और बताया यह भी जा रहा है कि सरकार के कुछ मंत्रियों से बीएल संतोष खुद मिलना चाहते थे, जबकि कुछ मंत्रियों ने पहले से ही उनसे मिलने का वक्त मांगा था। तो यह मिलना जुलना सब खत्म हो गया, सब लोग वापस लौट आए हैं दिल्ली। और इस बीच जो सबसे बड़ा सवाल लेकर के हम ये आ रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि केंद्रीय नेतृत्व की नहीं सुन रहे हैं योगी आदित्यनाथ, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। अरविंद कुमार शर्मा का नाम भी बीच बीच में आ रहा है, उन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सवाल आपके सामने सीधा यही रखना चाह रहा हूं कि ये जो कवायद अभी चल रही है, इस कवायद के मायने क्या रखते हैं जयशंकर जी? नहीं, जाहिरा तौर पे तो संतोष जी की टीम जब लौटी है तो ये कहते हुए गए हैं कि सब ठीक ठाक है और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, चुनाव जीतने की स्थिति में कैसे लाया जाए, यही हमारी मुख्य रूप से हमारी चर्चा का विषय रहा है। तो ये कह करके वो गए हैं। लेकिन देखिए, दरअसल ऐसी बात है नहीं। और दूसरा है कि जो लोग राजनीतिक प्रक्रिया को समझते हैं तो ऐसा भी नहीं होता है कि घोषित करके आते हैं कि हाँ जी हम मुख्यमंत्री बदलने आ रहे हैं और ये हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। अब जो भी होना होगा, हमको लगता है थोड़ा सा 2-4-10 दिन का इंतजार करेंगे लोग, और जब चीजें जब सतह पे आ जाएंगी तब कुछ ना कुछ होगा। देखिए, एक बात तो तय है, नेतृत्वपन होगा कि नहीं होगा, लेकिन राज्य में और केंद्र में भी मंत्रिमंडल में फेरबदल तो आवश्यक और अपरिहार्य लग रहा है। तो इसको आप टाल नहीं सकते हैं। अब किस रूप में करना होगा, क्या है, ये तो देखने वाली बात है। और जहां तक योगी आदित्यनाथ की बात है, तो जितने फीडबैक मिले हैं, चाहे वो मीडिया से मिले हों, चाहे उनके अपने पार्टी के विधायकों से मिले हों, चाहे मंत्रियों से मिले हैं, 1-to-1 जितनी बातचीत हुई है, जैसा सुनने में आ रहा है या जैसी सूचनाएं आ रही हैं, उससे हालत बहुत अच्छी बताई नहीं जा रही है। ये हो रहा है कि साहब वो अगर यही टीम रही और इसी तरह से काम करती रही, उसके नेतृत्व में चुनाव हुआ, तो 100 का आंकड़ा पार करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन
दूसरी तरफ यह भी है कि मान लीजिए अगर योगी को हटा करके किसी और को लाया जाएगा तो फिर क्या होगा। तो यह है कि एक जो बहुत ही डोमिनेंट कास्ट है उत्तर प्रदेश की, वो भाजपा के विरुद्ध हो जाएगी। जो संघ के प्रचारक और स्वयंसेवक हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन बड़े पैमाने पे जो योगी आदित्यनाथ के नाम से, उनके मठ से, उनकी जाति से और उनकी हिंदू वाहिनी इस नाम के संगठन से प्रभावित होकर के साथ में जुड़े थे बीजेपी के, वो अनिवार्य रूप से साथ रह पाएंगे, यह कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उनमें नाराजगी अभी से, मतलब त्योरियां उन लोगों की चढ़नी शुरू हो गई थी शुरू में ही, अगर योगी जी के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ हुई तो उसका अंजाम भुगतना होगा। तो भाजपा को अब यही तय करना होगा कि योगी जी के रहते कितनी सीटें आ पाएंगी और योगी जी के नहीं रहने पर कितनी सीटें आ पाएंगी। अब इसका आकलन करके ही कोई न कोई इनको फैसला करना पड़ेगा। और बीच में केशव मौर्य जी का भी मामला है। केशव मौर्य जी को कहा जा रहा था बीच में कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे या क्या कर देंगे। अब दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही है कि बीएल संतोष से जितने मंत्री मिले और उनसे उन्होंने पूछा कि भाई आप क्या मंत्री पद छोड़कर संगठन में काम करने के इच्छुक हैं, तो सबके चेहरे उतर गए, किसी ने भी हाँ में उस तरह से जवाब नहीं दिया। हालांकि माना जाता है कि जब आरएसएस तय कर लेता है, जिसके लिए जो भूमिका तय कर देता है उसको वही भूमिका निभानी पड़ती है। और बीएल संतोष तो महान प्रचारक हैं संगठन के, वो आरएसएस के बड़े नेता हैं और उनको यहाँ बीजेपी में संगठन का प्रभारी बना करके भेजा गया है। तो उनका मतलब कि नागपुर का आदेश है, उनका जो भी कहना होगा वो आदेश है उनका। हालांकि एक चीज और रही है राजीव जी, जो सुनील बंसल जो है वहां पे, वो भी आरएसएस के ही हैं और मुख्य रूप से प्रचारक रहे हैं और काफी उनकी बड़ी भूमिका मानी जाती रही है। उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन में भी उनकी बहुत चलती रही है। हालांकि योगी जी ने कह दिया कि भाई हमारे फैसलों से उनका कोई लेना देना नहीं होगा, वो अपना काम जो करें अपने ढंग से करें, मतलब लेन देन वसूली से लेकर के सब कुछ जो भी होगा वो पहुंचाए या न करे उनका काम है, हमारा शासन प्रशासन में उनका कोई दखल नहीं। तो थोड़ी बहुत इससे भी नाराजगी रही है, अंदर खाने नाराजगी रही है। दूसरा है कि मोदी जी ने जिस उम्मीद के साथ अरविंद शर्मा को भेजा उत्तर प्रदेश, तो वो उम्मीदें तो धराशायी होती हुई दिखाई दे रही है अभी के माहौल में। तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत चुप नहीं बैठेंगे। और एक जो खाई बनी हुई है ना अरविंद शर्मा की जाति में और योगी आदित्यनाथ जी की जाति में, जब मनोज सिन्हा जी हो रहे थे, मुख्यमंत्री होने की बात आई थी, तो उस समय जिस तरह त्योरियां चढ़ गई थी दोनों मार्शल रेसेस में, तो वो आज फिर वही स्थिति आ रही है। तो अब उसको किस हद तक आप सुलझा पाएंगे, कैसे सामंजस्य बिठा पाएंगे, ये देखने वाली बात है। बहुत सारे मंत्रियों से मिले, बहुत सारे मंत्रियों के बारे में करप्शन के बहुत गंभीर आरोप रहे हैं। जैसे सतीश द्विवेदी का नाम है, सतीश द्विवेदी के बारे में है कि साहब वो उन्होंने अपने भाई को प्रोफेसर अपॉइंट करवा लिया था बीपीएल कैटेगरी से। मतलब कैबिनेट मिनिस्टर इतने गरीब हैं, उनके भाई इतने गरीब हैं कि उनके भाई को बीपीएल की कैटेगरी में घोषित करके उनको ये प्रोफेसर अपॉइंट करा दिया गया। फिर और भी उनके जमीन के भी कुछ खरीद फरोख्त के कुछ मामले सामने आए। ऐसे कई मंत्रियों के भ्रष्टाचार के मामले जो है वो बीएल संतोष के पास लोगों ने पहुंचाए, पार्टी के लोगों ने। सबसे बड़ी शिकायत ये भी रही कि साहब पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेसी हावी है, ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है अपने ढंग से और बाकी न जनप्रतिनिधियों की कोई सुनवाई नहीं होती है, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो। कई बार मंत्री लोग भी इस दिक्कत का सामना इनको भी करना पड़ जाता है। तो एक तरह का नाराजगी भाव तो है, जबरदस्त है। और उस पर से जो विफलताएं रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल रहा हो, करप्शन का सवाल रहा हो, महंगाई का सवाल रहा हो, बेरोजगारी का सवाल रहा हो, सबसे बड़ी बात अब कोरोना में, जैसे कोरोना को डील करने में हालांकि छाती फुला फुला करके लोग अपना मीडिया के जरिए और उनके जो आईटी सेल का जो ये है कारिंदे हैं उनके जरिए खूब बनाया जा रहा माहौल के साथ 1.5 करोड़ इतने कम समय में इसको कैसे कंट्रोल कर लिया योगी जी ने, उनकी सरकार ने। अब ये किसी को नहीं समझ में आ रहा है, आपकी बताने की स्थिति में नहीं है कि भाई एक एक गांव से कितनी किसी लाशें बरामद हो गई, लाशें निकल गई, नदियों में लाशें तैरती रही, रेत के नदी के किनारे रेत में लाशें दबा दी गई। और दूसरा ये कि अभी एक जो सोशल मीडिया पे एक वायरल हुआ है, एक ऑडियो वायरल हुआ है जो आईटी सेल का ही है और बताया जा रहा है कि साहब वो 2 रुपए पर ट्वीट देंगे लेकिन मिनिमम 25 फॉलोअर होना चाहिए और योगी जी की छवि चमकानी है। तो अब ये सारी बातें भी कहीं ना कहीं से तो आरएसएस या भाजपा के आला कमान के पास पहुंच ही रही होगी कि ये सब कृत्रिम मामला है, दिखाने के लिए कि हाँ साहब देखिए योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा काम किया तो सबको ये वैक्सीनेशन क्यों नहीं हो पाया?
अच्छा काम किया तो ऑक्सीजन की उपलब्धि क्यों नहीं हो पाई? उनके विधायक मर गए, 4-5 विधायक मर गए, सांसद के भाई मर गए, परिवार, वो वहां सुरेश श्रीवास्तव लखनऊ के, उनकी पत्नी मालती श्रीवास्तव भी मर गई। और राजन मिश्रा का मामला हो, चाहे छन्नूलाल मिश्रा जी जो प्रधानमंत्री के प्रस्तावक थे, ये तमाम मामले हैं। मतलब हाथरस से लेकर के बिजनौर, और इतनी घटनाएं जो बच्चियों के साथ बलात्कार, महिलाओं के साथ बलात्कार, दलितों पर अत्याचार, उत्पीड़न, पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, मतलब इतनी लंबी फहरिस्त है साहब। आपका प्रशासन इतना अच्छा है कि आपकी जेल में कोई रिवॉल्वर पहुंच जाती है, पिस्तौल पहुंच जाती है, और वहां फायरिंग हो जाती है, और एक क्रिमिनल मार दिया जाता है, फिर पुलिस आकर के उस क्रिमिनल को, मारने वाले को मार देती है। ये सब भी हो रहा है। तो ये सारी चीजें, इस सब चीजों को देखते हुए जनता में, तो जनता के बड़े हिस्से में नाराजगी तो बहुत जबरदस्त। अब वो भारतीय जनता पार्टी इस नाराजगी को दूर करने के लिए अपनी चुनावी बिसात में क्या क्या मोहरे इधर सुधर करती है, क्या नहीं करती है, ये उसके ऊपर है। लेकिन पार्टी के अंदर जो असंतोष जिस तरह से सुलग रहा है, आप एक दूसरे के खिलाफ जो बातें भी उभर के आ रही हैं, तो उसको इतनी आसानी से दबा पाएंगे, हमको ऐसा लगता नहीं है। लेकिन कुछ न कुछ तो आने वाले दिनों में इनको करना ही पड़ेगा। छोटा मोटा बड़ा फेरबदल हो, उसी हिसाब से दिल्ली में भी, केंद्रीय सरकार में भी फेरबदल हो, एक संभावना तो बनी हुई है। अब कब होता है ये देखने वाली बात है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस जी। सिद्धार्थ जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आपको बताऊं कि सिद्धार्थ जी बिजनेस स्टैंडर्ड यूपी से जुड़े हुए हैं और इंडियन एक्सप्रेस और पायोनियर जैसे प्रतिष्ठित अखबारों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। एक बार फिर से सिद्धार्थ जी, आपका स्वागत है। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या मोदी जी से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं योगी जी। आप लखनऊ में बैठे हुए हैं। पिछले सप्ताह भर से गतिविधियां जो हैं वहां लखनऊ में बहुत ज्यादा तेज हो गई हैं, और खासकर 2 दिन से कई सारे वरिष्ठ नेता पहुंचे हुए थे, आरएसएस के भी और बीजेपी के भी। और जिस प्रकार वहां पर सब कुछ चल रहा है, जो गतिविधियां चल रही हैं, सियासी गलियारे में बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी, और यह भी कहा जा रहा था कि एक तरफ या तो मुख्यमंत्री को बदलने की कवायद चल रही है, दूसरी तरफ यह भी बात हो रही थी कि हो सकता है कैबिनेट में फेरबदल की कवायद चल रही हो, और AK शर्मा को लाने की बात भी चल रही थी। इस बीच खबर यह भी आई कि केशव प्रसाद मौर्य को हटा करके उनकी जगह पे डिप्टी CM किसी और को रख करके केशव प्रसाद मौर्य को संगठन में ले जाने की बात। तो सरकार और संगठन दोनों में फेरबदल की जो बातें चल रही हैं, उसमें कितना दम है, ये जानना चाहूंगा। और योगी आदित्यनाथ कितना मजबूत अभी इस वक्त आपको दिखाई देते हैं सरकार में, यह जानना चाहता हूं सिद्धार्थ जी। फेरबदल की जो बातें हो रही हैं, अगर इनकी बात की जाए, मैं अभी जयशंकर गुप्ता जी को सुन रहा था, और बहुत सारी बातें जितनी उन्होंने कही हैं वो अक्षरशः सत्य हैं। और वो सारी बातें निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के और संघ का जो पूरा हायरार्की है, उस हायरार्की को पता होगी। शायद तभी उत्तर प्रदेश में ये इतनी बड़ी कवायद इतने दिनों से चल रही है। ये सामान्य बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश में संघ से जुड़े हुए जो भारतीय जनता पार्टी में आकर राष्ट्रीय महासचिव संगठन का प्रभार संभाल रहे हैं, वो आकर एक एक मंत्री से अलग अलग बातचीत करते हैं, फीडबैक लेते हैं, दोनों उप मुख्यमंत्रियों से बात करते हैं। दोनों उप मुख्यमंत्रियों से बात करते समय वो जिनका अभी नाम लिया जयशंकर गुप्ता जी ने, संघ से आए हुए उत्तर प्रदेश में संगठन के महासचिव सुनील बंसल, उनको भी कमरे में नहीं रखा जाता है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को भी नहीं रखा जाता है। तो ये सब चीजें सामान्य स्थितियों में नहीं होती हैं। जैसा कि इन बैठकों से निकलकर बाहर ब्रीफ किया जा रहा है कि बस विधानसभा चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, इस पर चर्चा हुई। कोरोना से काल में सेवा समर्पण कार्य कैसे हो रहा है, इस पर चर्चा हुई। ये सब इतनी सामान्य बातें नहीं है। ये साफ संकेत है कि मर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और डॉक्टर इस उधेड़-बुन में है कि सर्जरी किस स्तर की जाए, सर्जरी बहुत बड़े पैमाने पर की जाए, या छोटी सर्जरी से काम चलेगा, या दवा देकर काम चलेगा। तो चिंता तो यहां तक है। राज्यपाल से अचानक मुलाकात का शेड्यूल बनाया जाता है, तो राज्यपाल को 2 पुस्तकें भेंट करने के लिए नहीं था, 40 मिनट 2 पुस्तकें भेंट करने का वक्त नहीं था। सामान्य तौर पर राज्यपाल से
सत्र की शुरुआत होने से पहले शिष्टाचार भेंट होती है, या सत्र समाप्त होने के बाद होती है भेंट, या अन्य ऐसे मौकों पे होती है। लेकिन ये जो राज्यपाल से निसंदेह इतनी देर तक बातचीत होती है, तो या तो राज्यपाल के मार्फत कोई संदेश सुनाया जा रहा होगा, या कोई जानकारी दी जा रही होगी, तो दोनों के बीच में कुछ इस तरह की बात हुई होगी। और अभी की जो कवायद हुई है, जो आज अभी थोड़ी देर पहले समाप्त हुई है, जब बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह यहाँ से रवाना हुए हैं। राधा मोहन सिंह राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति हैं और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, लेकिन बीएल संतोष संघ के पुराने वो हैं, और लखनऊ में जब वो आए भी हैं तो उनका प्रवास जो है वो जो संघ का हेडक्वार्टर है, जहां माधव सभागार और सरस्वती शिशु मंदिर है, वहां पर बने हुए कक्ष में ही वो रुके, और वहां से ही उन्होंने जो है वो आना जाना अपना किया। तो संघ के इस खांटी पृष्ठभूमि के व्यक्ति का आकर और किस स्तर पर लोगों से फीडबैक लेना और स्पष्ट तौर पर कुछ 4-5 सवाल उनसे पूछना, और जो जानकारियां उनको मिलती गई उन जानकारियों को नोट करना, तो निश्चित तौर पर ये मान सकते हैं कि अब जैसा कि हमने सुना है कि 5 तारीख को दिल्ली में बैठक प्रस्तावित है, जहां संघ का शीर्ष नेतृत्व होगा, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व होगा, और ये रिपोर्ट जो बातचीत करके यहाँ पर मिली है, ये रिपोर्ट वहां पर रखी जाएगी और कोई फैसला होगा। तो ये छोटे मोटे फेरबदल जैसी वो बहुत एक रूटीन एक्सरसाइज है। उत्तर प्रदेश में 7 मंत्रियों की जगह खाली हैं। हाल ही फिलहाल में कोरोना के चलते 3 मंत्रियों की मृत्यु हुई है, तो स्थान है, उस स्थान को भरा जाना है, ये एक रूटीन एक्सरसाइज है। इसके लिए कोई अगर इतना बैठकों के दौर पे दौर चले, वो कुछ हो अप्रत्याशित तरीके से जो नहीं हुआ हो, यानी कि एक सेट ऑफ क्वेश्चनायर देकर और लोगों से उनकी वो पूछी जाए कि भाई आपका जवाब क्या है, आपका सुझाव क्या है, आपको दिक्कतें क्या हैं, जनता के बीच में छवि क्या है, ये सब एक मंत्रिमंडल में फेरबदल या संगठन में किसी को, चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, तो विधानसभा चुनाव से पहले संगठन में भी जातीय क्षेत्रीय समीकरणों को देखते हुए, संतुलन साधते हुए बहुत सारे फेरबदल होती हैं। वो इतनी मामूली बातें नहीं है। जो कवायद हुई है, वो कवायद ये साफ संकेत देती है कि कुछ बड़ी तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। कितना सफल होते हैं ये मैं क्या ये कह पाने की स्थिति में कोई नहीं है कि क्या बहुत बड़ा जोखिम उठा पाने की स्थिति है अभी या नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव को बहुत कम समय बचा है। 4.25 साल सरकार चल चुकी है। अब अगर कोई परिवर्तन बहुत बड़े पैमाने पर, यानी कि मुख्यमंत्री के स्तर पर होता है, तो क्या ये बताना जनता को क्या बताया जाएगा कि भाई 4.25 साल तक हमारी सरकार ठीक से काम नहीं कर रही थी, फिर किस वजह से बदला गया। तो इस तमाम तरह की ये पशोपेश होंगे, ये असमंजस की स्थिति होगी जिनसे कि गुजर रहे होंगे। अभी जयशंकर गुप्ता जी ने जिक्र किया अरविंद शर्मा जी का, तो भाई अरविंद शर्मा जी, जाहिर सी बात है कि केंद्र की नौकरशाही में सचिव स्तर के अधिकारी जब बीआरएस लेकर आते हैं, तो एक इसी सचिव स्तर के एक अधिकारी, उनको विदेश मंत्री बनाया गया केंद्र में, तो क्या इनको यहाँ विधान परिषद सदस्य बनने के लिए तो नहीं लाया गया होगा। जाहिर सी बात है किसी जिम्मेदारी को सौंपने का मन बनाकर उनको रिटायरमेंट से 2 साल पहले उत्तर प्रदेश की तरफ रवाना किया गया होगा, और वो जिम्मेदारी कि कौन सा पद होगा, इसकी बातें उनके आने के साथ शुरुआत हो भी गई थी, लेकिन कोरोना संकट शुरू हो गया और भी कुछ वजह रही होंगी, या शायद जो जिम्मेदारी दे रहे होंगे उस पर यहाँ सहमति नहीं बना पाए होंगे। जो भी हो, तो अब ऐसा भी नहीं है कि उनको अब आगे विधानसभा चुनाव तक या उसके आगे भी अब उन्हें केवल हालांकि वो काम कर रहे हैं, जो वो काम किसी कैबिनेट मंत्री से कम नहीं कर रहे हैं। वो पूर्वांचल में, खासतौर पर बनारस में प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव क्षेत्र में बैठकर जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, काम देख रहे हैं, लेकिन कोई उनके पास अभी दायित्व उस तरह का नहीं है। तो एक उनका एडजस्टमेंट जो है वो होना है, किस रूप में होना है, और मीडिया से ही सही जैसी भी बातें अब तक निकल के आई सामने, तो अब मुझे नहीं लगता है कि बड़ी सहज स्थिति उनके और जो वर्तमान में सरकार चला रहे हैं उनके बीच में कैसे होगी कि किसी भी जिम्मेदारी को वो देखेंगे और
उससे पहले जिस तरह से उनको लेकर सिद्धार्थ आऊंगा, जो लेकिन सहजता नहीं रही है। जब बात हो रही है अरविंद कुमार शर्मा जी के बारे में, तो जरा ये दिखाना चाहता हूं कि कौन है अरविंद शर्मा। लेकिन उससे पहले अमलेंदु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे ऑनलाइन एडिटर। अमलेंदु जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और सिद्धार्थ जी इस वक्त चर्चा कर रहे हैं अरविंद कुमार शर्मा का, और अरविंद कुमार शर्मा आखिर हैं कौन, थोड़ा सा अभी उन्होंने परिचय दिया है, लेकिन एक पैकेज देखिए कि कौन है अरविंद शर्मा उसके बाद। क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में पिछले सप्ताह भर से जिस प्रकार उत्तर प्रदेश सुर्खियों में है, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार सुर्खियों में है, तो इसके बीच में इर्द गिर्द कहीं ना कहीं अरविंद शर्मा भी घूम फिर करके आ रहे हैं। तो जरा देख लेते हैं कि कौन है अरविंद शर्मा, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अरविंद कुमार शर्मा 1988 बैच के गुजरात काडर के आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन मूलतः रहने वाले हैं यूपी के मऊ के। गांव के स्कूल से प्राथमिक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने डीएवी इंटर कॉलेज से पढ़ाई की, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया, यहीं से पीएचडी भी की। उसके बाद यूपीएससी के लिए चुने गए। 7 अक्टूबर 2001 को जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, तब अरविंद कुमार शर्मा इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में एडिशनल कमिश्नर के पद पर कार्यरत थे। लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री सचिवालय बुलाया गया और तब से अब तक अरविंद कुमार शर्मा का नरेंद्र मोदी के साथ करीबी रिश्ता बना रहा। कहा जा सकता है कि जहां जहां नरेंद्र मोदी रहे, वहां वहां अरविंद कुमार शर्मा मौजूद रहे। साल 2004 में अरविंद शर्मा ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिए गए। बाद में एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाकर गांधीनगर के मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिए गए। नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान अरविंद शर्मा का योगदान कुछ खास कामों में रहा। साल 2001 में भुज में आए भूकंप में राहत कार्य को उन्होंने तेजी दी। 2003 से शुरू हुए वाइब्रेंट गुजरात के आयोजन में प्रमुख भूमिका निभाई। अरविंद कुमार शर्मा वाइब्रेंट गुजरात के प्रमुख योजनाकार रहे। 2008 में टाटा के नैनो प्लांट के लिए रास्ता साफ करने में भी उनकी अहम भूमिका रही। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री का पद संभाला, उससे पहले ही अरविंद कुमार शर्मा को वे अपने साथ दिल्ली आने कह चुके थे और 30 मई 2014 को अरविंद कुमार शर्मा को नियुक्ति पत्र मिल गया। प्रधानमंत्री कार्यालय में अरविंद शर्मा ने 3 जून को ज्वाइंट सेक्रेटरी का कार्यभार संभाला। फिर 22 जुलाई 2017 को एडिशनल सचिव बना दिए गए। 30 अप्रैल 2020 को लॉकडाउन के दौरान ही अरविंद कुमार शर्मा को माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यानी एमएसएमई मंत्रालय में सचिव बना दिया गया। बताया जाता है कि एमएसएमई को जिंदा करने के लिए लोन देने की परियोजना और आत्मनिर्भर भारत की नींव उनकी पहल पर ही रखी गई। 12 जनवरी 2021 को अरविंद कुमार शर्मा ने अपने रिटायरमेंट से 2 साल पहले ही वीआरएस यानी ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और 14 जनवरी को लखनऊ में बीजेपी की सदस्यता ले ली। कोरोना की दूसरी लहर में एके शर्मा की यूपी के पूर्वांचल इलाके में सक्रियता देखने को मिली। पीएम मोदी ने पिछले दिनों कोविड नियंत्रण में वाराणसी मॉडल की तारीफ भी की थी, जो कि पूर्वांचल का ही हिस्सा है। इन तमाम बातों के मद्देनजर राजनीतिक गलियारों में उनके उप मुख्यमंत्री या मंत्री बनने की चर्चा जोरों पर है। अरविंद कुमार शर्मा को करीब से जानने वाले लोग उनकी कुछ खूबियों के बारे में बताते हैं, जैसे वो बहुत कम बोलते हैं, बहुत कर्मठ हैं, कुछ काम ठान लिया तो उसे अंजाम तक जरूर पहुंचाते हैं, और तीसरी सबसे खास खूबी, नरेंद्र मोदी अगर कुछ बोल दें तो अरविंद कुमार शर्मा उससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। वो बात पत्थर की लकीर है। यही बात उन्हें नरेंद्र मोदी की खास बनाती है। तो देखा आपने कि कौन है अरविंद शर्मा और क्या खास बातें हैं, और खासकर जो आखिरी सेंटेंस है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बोल दें तो अरविंद शर्मा उसे काट नहीं सकते, और यहीं से बात की शुरुआत होती है। और जैसा अभी सिद्धार्थ जी बता रहे थे कि अरविंद शर्मा अगर पहुंचे हैं तो सिर्फ एमएलसी बनने के लिए तो गए नहीं होंगे। एक नौकरशाह जो है वो सीधे विदेश मंत्री बन जाता है, दूसरा क्या सिर्फ एमएलसी बनकर रह जाएगा? ये बड़ा सवाल है। और इसके साथ साथ अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जयशंकर गुप्त जुड़े हुए हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, और सीधे लखनऊ से जुड़े हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट सिद्धार्थ जी जुड़े हुए, सिद्धार्थ कलहंस जी जुड़े हुए हैं, और हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ, और साथ साथ तमाम आप साथी जुड़े हुए हैं जो बाद में जुड़े हैं। आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में।
हैं। सिद्धार्थ जी एक बार आपके पास फिर से आना चाहूंगा, उसके बाद जयशंकर जी आपके पास आना चाहूंगा, फिर अमलेंदु जी आप तक। सिद्धार्थ जी आप अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन बीच में अरविंद शर्मा का नाम आया, इसलिए मैं रोका और इस पैकेज को दिखाना मैं चाहा कि थोड़ा सा एक विस्तार पूर्वक ये समझ में आ जाए कि कौन है अरविंद शर्मा। लेकिन जो बातें आ रही हैं और जो आप कह भी रहे थे, उसमें इस बीच लखनऊ के इर्द गिर्द एक तरफ तो बात ये आ रही थी केशव प्रसाद मौर्य को हटाने की चर्चा चल रही है, डिप्टी सीएम हो सकता है दोनों हटा दिए जाएं। चलिए कैबिनेट में फेरबदल तो अपनी जगह पे है, लेकिन यह चर्चा भी चली कि अरविंद शर्मा को योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते हैं कि कोई अच्छे पद पे उनको कैबिनेट में लाया जाए। क्या ये जो बातें सियासी गलियारों से निकल करके मीडिया और हम लोगों तक पहुंच रही हैं, इन बातों में कितनी सच्चाई है? चूंकि आप लखनऊ में बैठे हुए हैं, आपसे जानना चाहूंगा। बात एकदम सत्य है कि अरविंद शर्मा के साथ रिश्ते अरविंद शर्मा के आने के साथ ही सहज नहीं है। हालांकि अरविंद शर्मा ने अपनी तरफ से तो आने से पहले या आते ही ऐसा नहीं कहा कि वो किसी की जगह लेने आए हैं या किस पद पे रहेंगे, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। ऐसी बातें मीडिया में आई और इन बातों का ही शायद संज्ञान लेते हुए पहले दिन से मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहने वाले लोग, जो एक पूरी समूह होता है, उसके साथ असहजता की शुरुआत पहले दिन से हो गई। अगर आप देखें तो जब अरविंद शर्मा आते हैं विधान परिषद का पर्चा दाखिल करने के लिए, अरविंद शर्मा ने अकेले एक पर्चा दाखिल किया, तो ये हुआ कि क्या पर्चा दाखिल करते वक्त मुख्यमंत्री की मौजूदगी होगी? मुख्यमंत्री ने मना किया। उन्होंने कहा कि नहीं, अलग से कोई नहीं, सबके साथ पर्चा दाखिल होगा, सबके साथ जाएंगे। वहां से शुरू होता है। फिर अरविंद शर्मा विधान परिषद के सदस्य हो जाते हैं। उसके बाद उनके लिए मकान को लेकर एक विवाद का सिलसिला चला कि वो कुछ कहीं और मकान लेना चाहते थे और मकान पर कोई सहमति नहीं बनी, उनको वो मकान नहीं मिला जो इच्छित मकान था, जिस स्तर का चाहिए था वो होता है। फिर एक दिन तो तारीख भी तय हो जाती है, कहा जाता है कि इस तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और मुख्यमंत्री उस दिन गोरखपुर चले जाते हैं। तो मंत्रिमंडल का विस्तार किन्हीं वजहों से नहीं हुआ और ये जाहिर सी बात है कि अरविंद शर्मा की तरफ से नहीं, लेकिन मीडिया में ये बातें उठाई गई कि अरविंद शर्मा को गृह विभाग, नियुक्ति विभाग, ये विभाग, वो विभाग, ये सब चीजें मिलती रहेंगी। बहरहाल मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हुआ और वो अरविंद शर्मा तब तक कोरोना संकट और पंचायत के चुनाव आ जाते हैं, उस दौरान मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सकता है। और उसके बाद उन्हें बनारस में कोविड के प्रबंधन के लिए वो जाते हैं, जिसके बारे में मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया है, भले ही कहीं ये जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन कहा गया कि मुख्यमंत्री ने उनको भेजा। बहरहाल प्रधानमंत्री के इतने करीबी व्यक्ति को निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया होगा कि आप वहां जाकर चीजों का नियंत्रण अपने हाथ में लें और देखें। और बनारस के मॉडल की तारीफ हुई और वाकई में बनारस के मॉडल का मैं एक व्यक्तिगत साझेदार भी रहा हूं, किसी कोविड पेशेंट को दाखिल कराने से लेके और उसके उपचार और इन सब चीजों को लेके। तो अन्य स्थान, मैं नहीं कह रहा हूं कि बनारस में बहुत अच्छा था, बाकी स्थानों पे नहीं अच्छा था, लेकिन अन्य स्थानों से थोड़ा सा बेहतर स्थिति उनके जाने के बाद हुई भी, जिसकी शायद तारीफ भी हुई प्रधानमंत्री के द्वारा। फिर मुख्यमंत्री कोविड से रिकवर होने के बाद अलग अलग जगहों का दौरा करना उन्होंने शुरू किया। बनारस का दौरा 2 बार हुआ। बनारस के दौरे में कहीं अरविंद शर्मा नहीं नजर आते हैं, जब वो सारी जानकारियां लेते हैं उनमें कहीं नहीं नजर आते हैं। ये महज संयोग तो नहीं हो सकता है कि जो अरविंद शर्मा बनारस में अधिकारियों के साथ लगातार सामंजस्य बिठाते हुए फिर बनारस के इर्द गिर्द के पूरे पूर्वांचल के कुछ जिलों में भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचाना, दवाओं की उपलब्धता कराना और तमाम चीजें, वो सारी चीजें देखभाल रहे हों। और दोनों बार जब मुख्यमंत्री आते हैं और वो बैठक करते हैं, वो समीक्षा करना का काम करते हैं, उस दौरान अरविंद शर्मा वहां से नदारद रहते हैं, वो वहां नहीं है। जाहिर सी बात है कि अरविंद शर्मा अपनी इच्छा से नदारद नहीं रहे होंगे, तो संभवतः उन्हें नहीं बुलाया गया होगा। तो असहजता दोनों के रिश्तों में है। अब प्रश्न ये भी है कि अरविंद शर्मा को, जैसा कि आपने भी स्वीकार किया कि उन्हें किसी भूमिका के तहत ही लाया गया होगा, कोई जिम्मेदारी उनको दी जानी होगी। अब वो जिम्मेदारी अगर इस तरह की असहजता की स्थिति रहेगी तो वो कैसे मिलेगी और कैसे उसको निभा पाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न को जो भी कवायद हुई है भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से भेजे गए लोगों के द्वारा, संघ के लोगों के द्वारा, इस गुत्थी को सुलझाना है
कि अरविंद शर्मा कैसे अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो मंत्री बनकर किस भूमिका में, किन विभागों के साथ कैसे काम करेंगे, और अगर नहीं मंत्री बनते हैं तो जयशंकर गुप्ता जी ने कहा कि एक मार्शल रेस है, जिस मार्शल रेस को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के चयन में एक बार पहले ही नकारा जा चुका है, और दोबारा क्या उसके एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को मंत्री पद भी नहीं दिया जाएगा, और वो एक ऐसी जाति से ताल्लुक रखते हैं जिसका पूर्वांचल में खासतौर पर प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र के में और उसके इर्द गिर्द के कई विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों में जिसका अच्छी खासी बहुतायत है, जो प्रभावी भूमिका में है, तो उस जाति विशेष को भी नाराज नहीं करना है और इस सामंजस्य को बनाना है। तो मुझे लगता है कि बहुत कोई उत्तराखंड की तरह आसान स्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं है कि बहुत छोटी सी कवायद हुई है उत्तराखंड में और एक मुख्यमंत्री को बदलकर एक रावत को हटाकर दूसरे रावत को वहां बिठाल दिया गया। उत्तर प्रदेश की स्थिति कुछ ज्यादा जटिल है, और जटिलता उस समय और बढ़ जाती है जब योगी जैसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में होता है, जो कि संघ के अनुशासन से निकले हुए व्यक्ति नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी ना रहने के समान लंबा समय उन्होंने गुजारा है, और बल्कि एक बार एक लंबा समय ऐसा रहा है जब वो भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष की भूमिका अदा करते रहे। पूर्वांचल में बाकायदा अपना एक उनका संगठन है, उस संगठन से प्रत्याशी खड़े करते रहते हैं। कुछ समय पहले तक 2 विधानसभा चुनाव में ऐसा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को पराजय दिलाते रहे हैं। तो ऐसे में योगी का एक अपनी अलग से इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी भी है, एक उनके पास अपना एक संगठन भी है, उनके पास अपने जगह जगह लोग हैं, मतलब एक पूरा कैडर उन्होंने भी अपना तैयार किया है। ऐसा व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, तो इतना आसान नहीं है। वो कोई कल्याण सिंह या उमा भारती की स्थिति उनकी नहीं है कि उनसे कहा जाए थोड़ा बहुत नानुकुर या थोड़ा बहुत नाराजगी दिखाते हुए और उसके बाद आसानी से वो वहां से चले जाते हैं, किसी नई भूमिका का इंतजार कर लेते हैं या नई भूमिका में जाने को साथ तैयार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति नहीं है, और पहले के 2-3 उदाहरण भी सामने हैं जब ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से किसी का जाना इतना सहज नहीं हो सकता। इतना आसान कैसे होगा कि कल्याण सिंह 1999 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाए गए थे और फिर सीधे 2014 में जाकर उनका पुनर्वास हुआ, वो भी राज्यपाल के तौर पर। तो इतना लंबा समय, 15 साल का समय कल्याण सिंह को इंतजार करना पड़ा। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में कोई कठोर फैसला लेना शायद इतना आसान नहीं है, और वह भी तब जबकि उत्तर प्रदेश के मुखिया के तौर पर वहां पर योगी आदित्यनाथ हों, उत्तर प्रदेश में 7-8 महीने में चुनाव होने वाले हों। तो यही सब चीजें मुझे लगता है कि जिसकी वजह से लंबी कवायद हो रही है, जिसकी वजह से बैठकों पे बैठकें हो रही हैं, तमाम तरह के फार्मूले निकाले जा रहे हैं, जिसमें कहीं केशव मौर्य को किसी सांचे में बैठाया जाता है, कहीं अरविंद शर्मा को किसी सांचे में फिट किया जाता है, कई अन्य नाम भी इस दौरान निकल कर आए। जाहिर सी बात है कि वो गपशप के गलियारों में ही रहे, लेकिन अलग अलग तरह के जो फार्मूले जो है वो निकल के सामने आ रहे हैं। वो शायद इसीलिए आ रहे हैं कि आसान नहीं है उत्तर प्रदेश में किसी भी फैसले पर पहुंच पाना, और खास तौर पर तब जबकि वो फैसला केवल मंत्रिमंडल विस्तार तक ना हो, जो कि बहुत ही रूटीन, बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। तो इसका मतलब है कि डॉक्टर इस उधेड़बुन में है कि सर्जरी क्या स्तर की करनी है, क्या क्या किया जाए, कैसे है। वो बड़ी सर्जरी करते हुए भी डर रहा है और उसे लग रहा है कि बड़ी सर्जरी के बिना काम भी नहीं चलने वाला है। तो अब ये मुझे लगता है ये डॉक्टर की भूमिका में संघ के कुछ बड़े नेता और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है, वही तय करेगा कि क्या करना है। सिद्धार्थ कलहंस जी हमारे साथ बने हुए हैं सीधे लखनऊ से, और बहुत ही विस्तार से और सारगर्भित ढंग से इन्होंने अपनी बातें रखी, और खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर समझना हो तो अभी जो बातें कह रहे थे या इस कार्यक्रम को जो दोस्त हमारे देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। सीधे जयशंकर जी आपके पास आना चाहूंगा, और खासकर 2 नाम पे हम चर्चा कर रहे हैं। एक तरफ अरविंद कुमार शर्मा और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ अगर अरविंद कुमार शर्मा
शर्मा को अपने कैबिनेट में जगह नहीं देना चाहते हैं तो सीधा सीधा माना जाएगा कि कहीं ना कहीं, जैसा कि अरविंद कुमार शर्मा का बायोडाटा कहलाता है और उसको देख के, और थोड़ी देर पहले हम बता भी रहे थे कि कौन है अरविंद शर्मा, तो साफ नजर आता है कि काफी नजदीक हैं वो, काफी नजदीकी रिश्ता है उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। यानी कि सीधा सीधा टक्कर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम योगी हो सकता है, वाया अरविंद शर्मा हो। क्या कहेंगे ओवरऑल, क्या ये अगर बात खिंचती है, क्योंकि आने वाले 6-8 महीने में चुनाव है और 6 महीने के अंदर तो चुनाव की घोषणा जरूर हो जाएगी। और जैसा कल ही हम लोग पढ़ भी रहे थे, देख भी रहे थे, एक बयान आया था चुनाव आयोग से कि हम लोग समय पर चुनाव करवाने के लिए इन 5 राज्यों में आने वाले समय में प्रतिबद्ध हैं और चुनाव करवाएंगे। तो वैसी स्थिति में अब अगले 2-3 महीने, 4 महीने के लिए, 5 और 6 महीने के लिए अगर मोदी जी चाहते हैं कि कैबिनेट में अरविंद शर्मा को जगह मिले, योगी आदित्यनाथ उस जगह को देने से तैयार नहीं होते हैं, तो क्या ये खींचतान कहां तक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आपको? पहली बात। दूसरी बात, आखिर क्या कारण है कि योगी सीधे टक्कर दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाया अरविंद शर्मा? देखिए, सिद्धार्थ बहुत अच्छी तरह से समझा रहे थे और काफी तथ्यपरक बातें कर रहे थे। तो इससे पहले भी भाजपा में एक बार टकराव हुआ था, जब जैसा बता रहे थे ना, वो कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। कल्याण सिंह भी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ टकरा गए थे। उनका टकराव जो है अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे उनके साथ हो गया था। तो उसके बाद जाहिर सी बात है कल्याण सिंह को हटना पड़ा था, नीचे गिरना पड़ा था। इस बार फिर एक बार ऐसी ही स्थिति आ गई है कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टकराव की बात है। बीच बीच में खबरें भी उनके लोग चलाते रहते हैं कि अगर मोदी जी के बाद कौन, तो आदित्यनाथ। तो ये बात भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के दिमाग में भी तो घुसती ही होगी ना, पहुंचती ही होगी, ऐसा तो नहीं है। लेकिन कल्याण सिंह के साथ जो एक थोड़ी अच्छे प्रशासक थे, अच्छे राजनीतिज्ञ थे, सब कुछ था, लेकिन एक तो पिछड़ी जाति के थे और मीडिया का या और बाकी एलिट का जो सपोर्ट होना चाहिए था वो उनके साथ जुड़ नहीं पाता था। योगी आदित्यनाथ के साथ वैसा नहीं है। योगी आदित्यनाथ के साथ मीडिया का एक बड़ा तबका भी जुड़ा हुआ है, खासतौर से सजातीय तबका है वो काफी करीबी से जुड़ा हुआ है। मीडिया मैनेजमेंट उन्होंने सीख लिया है उसको। और रह गई बात अरविंद शर्मा जी की, तो अरविंद शर्मा देखिए, जैसा बता रहे थे सिद्धार्थ, तो शुरू से ही जब से वो गए वहां पे लखनऊ, तभी से चर्चा हो रही, उन्होंने बताया नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। जब चर्चा शुरू हो गई, उनके पहुंचने के साथ ही चर्चा हो गई कि साहब वो समानांतर सरकार के रूप में रहेंगे और मुख्यमंत्री का जो बंगला है उसके बगल में 4 कालिदास मार्ग वाले बंगले में वो रहेंगे, जिसमें जो राजनाथ सिंह जी के नाम से अलॉटेड है। तो ये सब चर्चाएं होनी शुरू हो गई। तो बाद में हुआ कि साहब वो एक तो राजनाथ सिंह खाली क्यों करेंगे, पहली बात, और दूसरा ये है कि चूंकि विधान पार्षद होंगे तो विधान पार्षद के लिए सीधे सीधे इतना बड़ा बंगला तो नहीं मिल सकता है। तो शायद ये भी एक बचाव का पक्ष रहा होगा, लेकिन उनको मकान, आज तक उनको कोई मकान नहीं मिला। बीच में जाकर के वो वीआईपी गेस्ट हाउस में ठहरे, फिर वीवीआईपी गेस्ट हाउस में चले गए। और इन दिनों सुना है मैंने, जैसा मेरी जानकारी है, सुना है मुझे कि जिस तरह की जो कवायद चल रही है वो आपस में एक दूसरे पर बयान प्रतिबयान आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने को अलग करके अरविंद शर्मा नोएडा वाले अपने आ गए हैं, अब यहाँ रहने लग गए हैं इस विवाद से अपने को दूर रखने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जो तनातनी का माहौल है वो इतनी आसानी से, जैसा सिद्धार्थ कर रहे थे, वो हल नहीं होने वाला। कारण देखिए, एक तरफ मौत है, दूसरी तरफ खाई है। मतलब कुआं और खाई वाली बात है कि अगर इधर गए तो कुएं में गिरे, उधर गए तो खाई में गिरे। क्योंकि अगर योगी जी रहते हैं तो जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसी आरएसएस के पास जो फीडिंग पहुंच रही है कि साहब 100 सीटों से अधिक का मामला नहीं बनेगा, और अगर योगी जी को हटा देते हैं तो 5-7 महीने के अंदर ऐसा कुछ, इतना कोई ऐसा प्रशासक नहीं आ पाएगा कि उनके लोगों को काबू में कर पाए या पार्टी को फिर से सही ढर्रे पे ले जाए। अच्छा, वो मंदिर मस्जिद का मामला भी काफी पुराना हो चुका है और उसमें बहुत जान बची नहीं है। बीच बीच में फुरफुरी चलती रहती है, उसकी भी फुरफुरी आती है, कभी नींव के पत्थर शुरू हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन वो बहुत कारगर हो पाएगा। क्योंकि आप देखिए, कोरोना में जो मरे हैं लोग, उसमें अधिकतर तो हिंदू ही मरे हैं, और जिनकी लाशें तैर रही थी नदियों में या जिनकी लाशें धंसाई गई थी नदियों के किनारे रेत के अंदर, वो सब हिंदू ही लोग रहे हैं। तो किस बात का हिंदू, तो किस बात का हिंदू राष्ट्र, और किस बात का मंदिर और मस्जिद? क्योंकि आप हिंदुओं की जान बचा नहीं पाए, हिंदुओं को रोजगार दे नहीं पाए,
तो कहीं ना कहीं ये बातें जो है दिमाग में कहीं घुस रही हैं। अब सिर्फ भक्त और अंधभक्त स्तर के लोग ही जो रह गए हैं, वही चाहे मोदी मोदी कहें या योगी योगी कहें। तो इसलिए इनको देखना यही पड़ेगा कि कौन सा एक रास्ता ऐसा होगा जो इस हार के माहौल को, क्योंकि सबसे बड़ी बात आप एक चीज देखिएगा कि जिस तरह से पंचायत के चुनाव हुए हैं, पंचायतों में तो आमतौर पर दबंग लोगों का वर्चस्व रहता है, और वो पंचायतों के चुनाव में जिस तरह से इनका सफाया हो गया है, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अब सिद्धार्थ जी मैं आपको बता दूं कि अरविंद शर्मा जी के सजातीय लोग सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बहुत हैं। त्यागी लोग वही हैं, तो ऐसा नहीं है, उनका प्रभाव भी काफी है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह किसान आंदोलन के साथ जो सरकार का रवैया रहा है, उसको देखते हुए जैसे पंचायतों में बहुत बड़ा रोल रहा उन लोगों का कि चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी के लोग जिस तरह से बड़े पैमाने पर जीत के आए हैं पंचायतों के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो ये अपने आप में हवा का रुख बता रहा है। क्योंकि जो जाट किसान थे वो आमतौर पे हाल के 1-2-3 चुनावों में ये बीजेपी के साथ रहे, खासतौर से 2014 के बाद से बीजेपी के साथ बड़े पैमाने पर जुड़े हैं। मतलब अजीत सिंह और जयंत चौधरी का हार जाना चुनाव अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, लेकिन इस किसान आंदोलन ने ऐसा माहौल बदल दिया कि अब उनके लोग भी बड़े पैमाने पर जीत के आ गए हैं। एक तीसरा इसमें एंगल और है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो राजनीतिक हैसियत 2019 या 2019 के बाद 20 के शुरू के कुछ महीनों तक रही है, वो स्थिति आज नहीं रह गई। कोरोना का हो या पश्चिम बंगाल की बुरी तरह से हार हो, उसको देखते हुए वो उतने, जैसे होता था ना कि बस उनसे बड़ा कोई है नहीं, तो आज पार्टी के अंदर अभी खुल करके तो कोई बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन वो वाली स्थिति अब वो नहीं रही है कि आप सामने खड़ा करा करके लोगों को डांटिएगा डपटिएगा, वो वाली अब वो स्थिति नहीं रह गई। अब तीसरी बात एक और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इन दिनों एक तो जैसे आपने कहा ना कि नौकरशाह है बड़े पुराने और इनका काफी रुतबा रहा है और काफी प्रधानमंत्री के करीब है, एक और नौकरशाह उत्तर प्रदेश में इन दिनों बहुत चर्चित है, वो है सूर्य प्रताप सिंह। सूर्य प्रताप सिंह के खिलाफ रोज ये सरकार एक न एक मुकदमा कर देती है, किसी न किसी बहाने किसी न किसी कोने से एक मुकदमा उनके ऊपर कर देती है, अदालतें उनको राहत दे देती हैं, लेकिन वो लगातार बने हुए हैं। सूर्य प्रताप सिंह काफी ईमानदार अफसरों में गिने जाते रहे हैं। हमारा उनका साबका हुआ था जब हम इंडिया टुडे में थे, और वो संयुक्त उत्तर प्रदेश में नैनीताल जिले के जिलाधिकारी थे। उस समय नैनी झील को लेकर या पर्यावरण को लेकर के उन्होंने नारायण दत्त तिवारी के लोगों को काफी तंग किया था, मतलब ठीक किया था एक तरह से, कहे तंग क्यों कहें, इंदिरा हृदय थी या झारे लोग थे जो इस तरह से अतिक्रमण और सारा हो रहा था। या बाद में अखिलेश यादव की सरकार के जमाने में भी उन्होंने काफी कड़ा रुख अपनाया था, काफी ये रहा। अब वो योगी सरकार या बीजेपी की सरकार के लिए तरफ से परकालवा बने हुए हैं, मतलब टारगेटेड हुए हैं, निशाने पर हैं। तो उनका भी एक बड़ा जो चल रहा है, वो अपने ढंग से सक्रिय है, अपने ढंग से, क्योंकि मुख्यमंत्री के सजाती भी कहा जाता है उनको, ये भी हो सकता है या मतलब जो भी है। तो सूर्य प्रताप सिंह की सक्रियता, अरविंद शर्मा का ये कोप भवन में चला जाना और पार्टी की जो दुर्गति है, जो भीड़ मिल रहा है, इन सब को देखते हुए समय आपके पास बहुत रह नहीं गया है। समय जो कुछ एक महीने रह गए हैं, कुछ एक महीनों में ही आपको सारा का सारा इंतजाम करना होगा। आरएसएस का जो काडर है उससे जो फीड मिल रहा है, क्योंकि वो लोग अपने को उपेक्षित और प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। आरएसएस का काडर जो है, क्योंकि करप्शन का जो लेवल है, वो लेवल ये नहीं पहचान पा रहा है कि ये आरएसएस के स्वयंसेवक हैं या प्रचारक हैं या सरस्वती शिशु मंदिर में काम करने वाले वो उसके प्रबंधक हैं या प्राचार्य हैं, जो कोई भी हैं। उनको लग रहा हो कि भाई जो जिस तरह से हालत थी अखिलेश यादव की सरकार में, वही हालत योगी जी की सरकार में है, तो हमारी सेहत का तो कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा है, तो हम क्यों मरे, हम क्यों जरे, हम क्यों इनके लिए करें। तो उसकी नाराजगी एक अलग लेवल पे है। इस सारी बातों को देखते हुए अब मुख्य भूमिका यही रहेगी आरएसएस के आला कमान की या भाजपा के जो सोकाल आला कमान की, कि ऐसा कौन सा रास्ता निकाला जाए जिससे योगी भी बहुत ज्यादा नाराज न हो, अरविंद शर्मा भी बहुत ज्यादा नाराज न हो, और जो सामाजिक समीकरण केशव मौर्य और स्वामी साहब मौर्य को आगे करके जो बनाने की कोशिश की गई, जो पिछड़ी जातियों में अदर दैन यादव हैं उनको साथ जोड़ने की जो कवायद शुरू की गई थी, दलितों में जो जाटव और चमार जो होते हैं उनके अलावे जो खटिक हैं या मुसार हैं या धोबी हैं या अन्य जातियां जो होती हैं दलितों में,
उनके साथ जो सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश की गई थी, तो ये कहीं ताना बाना इसका छिन्न भिन्न न हो जाए, तो ये भी उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो इसको देखते हुए ही कोई ना कोई एक फैसला इनको करना पड़ेगा। समय बहुत कम है, लेकिन ये है, जैसा लग रहा है कि आने वाले कुछ एक दिनों में ही, चाहे वो दिल्ली में भी बहुत अपेक्षित माना जा रहा है और लखनऊ में भी, और ये बहुत अपेक्षित है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय संगठन है, उसमें भी पदाधिकारियों की घोषणा या उनका अब नहीं चुनाव नहीं हो पाया है, तो उसमें भी कुछ न कुछ फेरबदल की बातें हो रही हैं। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे? मोदी जी सर्वशक्तिमान, अमित शाह जी चाणक्य के अवतार, अब ये सारे लोग मिलकर के अपनी चाणक्य नीति बनाएंगे, देखेंगे उत्तर प्रदेश में क्या होता है। क्योंकि एक बार जब फिसलते चले जाते हैं, बंगाल ने आपको रास्ता दिखा दिया है। बंगाल में अब आपकी लड़ाई ममता बनर्जी से हट करके एक IAS अफसर पे वो टिक गई कि वो 15 मिनट लेट हो गया था आपकी मीटिंग में, तो उसको अब प्रताड़ित कैसे किया जाएगा, उसके उपाय खोजे जा रहे हैं। एक एक चीजें खंगाली जा रही है कि कौन सा लकुना मिलेगा जिससे वो अलपन बंदोपाध्याय को हम प्रताड़ित कर सकते हैं, तंग कर सकते हैं। तो आपकी राजनीतिक लड़ाई जब इस स्तर पर पहुंच जाएगी, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के लोग तो राजनीतिक रूप से काफी जागरूक रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग राजनीतिक फैसले करना जानते हैं। इसलिए जो अभी भी जो सर्वेक्षण भी आ रहे हैं, वो भी बता रहे हैं कि बहुत अच्छी हालत आपकी है नहीं। तो इसी में कुछ न कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आने वाले दिन इसको साक्षी होंगे। जी अमलेंदु जी, सीधे आपके पास आना चाहूंगा। आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बहुत गंभीरता से आप भी नजर रखे हुए हैं और हम लोग अभी चर्चा बहुत सारी बातें कर गए, इस बीच आप सुन भी रहे थे। और AK शर्मा बनाम योगी, उसके अलावा दूसरी तरफ देखें तो दोनों दो डिप्टी CM, और इस बीच चर्चा ये भी चली कि 2 दिन से आप और हम सब देख ही रहे हैं कि एक ज़बरदस्त एक बड़ी टीम जो है, सीनियर नेताओं की टीम वहाँ थी और अलग अलग लोगों से बातचीत, अलग अलग क्षेत्रों के जो अध्यक्ष हैं वहाँ के भाजपा के, उनसे भी बातचीत हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन सवाल एक बार फिर से वही आकर के अटकता है कि क्या योगी जी जो हैं वो अपने आप को मोदी जी से ऊपर समझने लगे हैं? एक बड़ा सवाल। इस सवाल के साथ में हालांकि हमारे दोनों पैनलिस्ट जो हैं इनके पास आया था, इन लोगों से बात मैं कर रहा था, लेकिन ये सवाल आपके पास भी मैं लेके आना चाहूंगा। उसके अलावा दूसरी बात ये कि किसानों का आंदोलन, कोरोना काल और इन तमाम चीजों में जिस प्रकार लोकप्रियता गिरी है, साथ साथ एक तरफ यूपी मॉडल, दूसरी तरफ बनारस मॉडल, उसके बीच में कोरोना का हाल जो बेहाल रहा है उत्तर प्रदेश में, वो हम सब ने देखा है। चाहे नदियों में तैरती हुई लाशें हों, नदियों के किनारे रेत में दबी हुई लाशें हों, और दफनाए गए जो लाशें हैं वो हैं। तो इन सब चीजों को देखने के बाद एक छवि उत्तर प्रदेश की बिगड़ती भी है, दूसरी तरफ उस पर मरहम लगाने की कोशिश भी हुई है। क्या इन सब चीजों पे देखा जाए अगर, तो योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार उनका मीडिया मैनेजमेंट है और तमाम चीजें हैं, वो सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं या कहीं फिसलते हुए नजर आ रहे हैं, जो आने वाले समय में उनके लिए और हार्मफुल हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ आज अगर हट जाते हैं या आज अगर झुक जाते हैं, तो शायद उनका व्यक्तिगत नुकसान ज्यादा हो जाएगा। और अगर टिके रहते हैं और 2022 तक जो है वो जमे रहते हैं कि मुझको जो है कोई हटा नहीं सकता, तो भाजपा को जो होगा वो होगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ का अपना कट जो है वो कम से कम बना रहेगा। देखिए, योगी आदित्यनाथ को अपमानित करने की कोशिशें जो हैं वो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कोई आज से शुरू नहीं हो रही है। ये सिर्फ कोरोना का बहाना नहीं है। कोरोना में स्थितियां जो है वो केवल उत्तर प्रदेश की खराब नहीं थी। कोरोना में स्थितियां जो थी वो भाजपा शासित सभी राज्यों की खराब थी। उसमें गुजरात भी शामिल है, उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। नदियों में लाशें मध्य प्रदेश में भी मिली है, बिहार में भी मिली है। तो ये अकेले योगी आदित्यनाथ की विफलता नहीं है, ये विफलता कुल मिलाकर मोदी सरकार की विफलता है कि उसने ठीक तरीके से इसको मैनेज नहीं किया। और बहुत सी चीजें मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो होती है वो योगी जी के हाथ में होती भी नहीं है। नाम के मुख्यमंत्री हैं वो, लेकिन जिस तरीके से ऊपर से चीजें तय की जाती हैं, बहुत सी चीजें उनके हाथ में नहीं होती हैं। तो ये जिम्मेदारी अकेले योगी आदित्यनाथ की नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार जो पूरी तरीके से फेल हुई है। अगर यही पैमाना है फेल होने का, सरकार फेल होने का, तो सारे भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बदल दिए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी फिर इस्तीफा दे देना चाहिए, वो भी पूरी तरीके से फेल हुए हैं। 3 लाख मौतें जो है पूरे देश भर के अंदर हुई है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर उत्तर प्रदेश के अंदर नदियों में लाशें मिलने की और रेत में लाशें मिलने की जिम्मेदारी अगर अकेले योगी आदित्यनाथ की है, तो मध्य प्रदेश में जो लाशें मिल रही हैं, गुजरात में जो आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
तो स्थितियां जो है वो जो खराब हुई हैं वो तो इसलिए खराब हुई हैं कि प्रधानमंत्री ने और उनकी टीम ने इस बीमारी की गंभीरता को नहीं समझा और घोषणा कर दी कि हमने विजय प्राप्त कर ली है, विश्व गुरु हम बन गए हैं। तो स्थितियां तो उसकी वजह से खराब हुई। अब वो उत्तर प्रदेश के अंदर भी खराब हुई, चूंकि आपको उत्तर प्रदेश में विधान परिषद पर कब्जा करना है, तो इसलिए आपने यहाँ पंचायत के चुनाव कराए, जबरदस्ती चुनाव करवाए आपने। आप जो है वो हाईकोर्ट का आदेश के खिलाफ जो है, अगर वो लॉकडाउन के लिए कहता है तो आप चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद फिर आप लॉकडाउन भी लागू करते हैं। लेकिन अगर हाईकोर्ट के आदेश पे ही आप अगर पंचायत चुनाव करा रहे हैं, या मान भी लिया जाए, तो आप उसके खिलाफ क्यों नहीं चले गए सुप्रीम कोर्ट? तो ये बहुत सी चीजें। और देखिए, जब प्रधानमंत्री के साथ योगी आदित्यनाथ का 30 मीटर दूर बैठा हुआ फोटो वायरल किया गया, तो वो किस लिए वायरल किया गया था और किसने वायरल किया? दूसरी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ अच्छे हो या बुरे हो, मैं इसमें बिल्कुल पड़ना नहीं चाहता, लेकिन जिस गुजरात मॉडल की बात की जाती है, उस गुजरात मॉडल का 20 जो है वो यूपी का योगी मॉडल पहुंचा है। जिस तरीके से दमन, अत्याचार, वसूली, सामाजिक कार्यकर्ताओं के पोस्टर लगाना, ये सब काम जो गुजरात मॉडल से जो थे उससे 20 गुना आगे हैं ये तो ये मॉडल, जिस मॉडल पे मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं, उस मॉडल से अगर 10 कदम आगे जाके योगी जी जा रहे हैं, तो उस मॉडल, अगर ये मॉडल फेल हो रहा है तो गुजरात मॉडल पहले फेल हो गया। तो ये तो भारतीय के अंदर सोचने की चीज है कि उसको गुजरात मॉडल अच्छा लग रहा है कि योगी जी का यूपी मॉडल अच्छा लग रहा है, जिसकी स्वयं प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं। तो दूसरा जो है, योगी आदित्यनाथ जो है वो राजनाथ सिंह नहीं है, ये समझ लेना चाहिए। राजनाथ सिंह जो है वो बड़े नेता हैं ठाकुरों के और देश के भी बड़े नेता हैं, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ बहुत बड़े नेता हैं। और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से जातीय लामबंदी की है उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश भर के अंदर, मुझे नहीं लगता है कि योगी आदित्यनाथ को छेड़ना इस तरीके से जो है वो बहुत आसान होगा कुल मिलाकर के। और अगर जातीय समीकरणों पे ही बात आएगी तो ये भारतीय जनता पार्टी इस खेल में उलझ के मुझे लगता है पूरी तरीके से फंस जाएगी और फिर चीजें बहुत संभलेंगी नहीं। दूसरा ये कि ठीक है, प्रवासी से आए हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड नहीं है कि आप किसी रावत को हटा के दूसरे रावत को बना दें और यहाँ किसी आप योगी को हटा के किसी जो है आप गिरफ्त को बैठा दें। इतनी चीजें कुल मिलाकर आसान नहीं होंगी। और दूसरी बात यह है कि ठीक है, योगी जी आरएसएस की उससे नहीं आते हैं, योगी जी का अपना एक अलग धड़ा भी है, योगी जी चुनाव भी लड़ते रहे हैं, और ये तो जो योगी जी लड़ते हैं वो तो दिग्विजय भी लड़ते रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी उनकी पार्टी लड़ती रही है, सब कुछ होता रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ में को छेड़ना मुझे नहीं लगता है कि इतना बहुत ज्यादा आसान चीज होगी। और अब चीजें उठना देखिए शुरू हो गई है। बंगाल से जो शुरुआत हुई, और हम लोगों ने बंगाल के चुनाव के दौरान भी कहा था कि अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी हारती है तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एकाधिकारवाद है और जो सर्वे सर्वा है वो चीजें अंदर से ही उठना शुरू हो जाएंगी। अगर यूपी में आप छेड़छाड़ करेंगे तो केंद्र के अंदर भी जो है वो चीजें भी ठीक ठाक नहीं रहेंगी। अब मुझे कोई बता रहा था, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन आप उसको तस्दीक कीजिएगा कि शायद शिवराज सिंह चौहान ने भी कुछ कहा है कि राज्यों को जो है लॉकडाउन के मामले में और कोरोना की नीति के मामले में जो है वो एक नीति होनी चाहिए पूरे देश की। अगर इस तरह की बात शिवराज सिंह के यहाँ से आ रही है तो इसका मतलब कि योगी जी मोदी जी की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ अंदर से चीजें उठना शुरू हो गई हैं। और ये पहला पाला नहीं पड़ा है, मतलब क्षत्रियों से मोदी जी का, इससे पहले वसुंधरा सिंधिया से भी पड़ चुका है राजस्थान में। तो अगर ये चीजें चलना शुरू हो जाएंगी तो जिस तरीके से ब्राह्मणों के खिलाफ जो है मोदी जी का बार बार जो है चीजें वायरल होती हैं कि ब्राह्मणों के खिलाफ है और ब्राह्मणों को बहुत अपमानित करते हैं, और योगी जी के खिलाफ भी चलती हैं, तो उसी तरीके से ये मोदी जी के खिलाफ ये भी चलना शुरू हो जाएगा, क्षत्रियों को भी अपमानित करते हैं। क्योंकि वसुंधरा सिंधिया, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह का जो है वो गणतंत्र दिवस परेड का जो एक 2 या 3 सेकंड की क्लिप जो है जिस तरीके से वायरल हुई, तो वो क्या संदेश है? मतलब कोई कुछ कहे या ना कहे, लेकिन वो एक संदेश जो है जनता अपने आप से रहती है, आप संदेश देना चाहें या नहीं देना चाहें। तो मुझे लगता है कि ये जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें योगी आदित्यनाथ को हटाना इतनी आसान बात नहीं होगी। और अब योगी जी अपने को बड़ा समझते हैं या नहीं समझते हैं ये अलग की चीज है। योगी जी आप बड़ा समझे या ना समझे, लेकिन हमारे यहाँ देहात में कहावत है कि इस बात का नहीं है कि बुढ़िया मर गई, अफसोस इस बात का है कि मौत ने घर का मुंह देख लिया। तो योगी जी के साथ यही है कि AK शर्मा को मंत्री बनाना या उप मुख्यमंत्री बनाना या कुछ बनाना महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने उनको बुला करके अपने ऊपर जो है दूसरा जो है स्पाई कैमरा फिट कर लिया और आपने उसको मान्यता दे दी। तो ये जो चीजें हो रही हैं, तो ये जो अंदरूनी संघर्ष है
जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो डिफरेंट विद अदर्स वाली पार्टी जो थी, जिसके अंदर ये चीजें बहुत कहा जाता था कि नहीं होती हैं। हालांकि मैं फिर कहूंगा कि मोदी जी भी इसी उठापटक से ही जो है वो आज यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर गुजरात में उठापटक ना हुई होती तो मोदी जी समझौते हुए मुख्यमंत्री ना बनते, और समझौते हुए मुख्यमंत्री ना बनते तो आज प्रधानमंत्री ना होते, और एक स्वयंसेवक की तरीके से आए थे, स्वयंसेवक की तरीके से ही राजनीति से मिला। तो मोदी जी को भी जो अवसर मिला है इसी उठापटक से मिला है। राजनाथ सिंह भी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो उठापटक चली उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वो समझौते में रामप्रकाश गुप्ता को बनाया गया, उसके बाद फिर राजनाथ सिंह जी को लाया गया, तो वो भी समझौते में ही जो थे इस तरीके से उनको भी सत्ता की प्राप्ति हुई, मुख्यमंत्री बने। हालांकि वो अपनी जमानत तक जब गंवा बैठे थे एक बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, जबकि कल्याण सिंह की सरकार में शिक्षा मंत्री थे और बहुत जबरदस्त तरीके का वो नकल कानून लेकर के आए थे। तो ऐसी स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो उठापटक होती है, बहुत से लोगों का भाग्य खुलता भी है। अब यह देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ का भाग्य खुलता है या योगी आदित्यनाथ का भाग्य बंद होता है। लेकिन योगी भी जो है वो फाइटर है, भले ही लोकसभा में जाकर के रो देते हो, लेकिन वो फाइटर है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उनको जो है कुचल डालेंगे, मसल डालेंगे, स्थितियां नहीं है। कुचल डालेंगे, मसल डालने के लिए कोई रामप्रकाश गुप्ता टाइप के मुख्यमंत्री बनाए होते तो चल सकता था। तो ये गलती आपसे जो थी वो उसी समय हो गई जिस समय 2017 में तो मुख्यमंत्री बना। अगर आपने उसी समय कुचल डालेंगे, मसल डालने वाली नीति बनाई होती और मनोज सिन्हा को बना दिया होता, या केशव प्रसाद मौर्य जिनसे आपने बंद कमरे में वायदा किया होगा, जैसा कि कहा जाता है कि आपने उनको प्रोजेक्ट किया था, तो ये चीजें नहीं होती। आप जैसे चाहे बदल देते, आपने उत्तराखंड में बदल दिया। उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि ये चीजें इतनी आसान नहीं है, और इसका कुल मिलाकर नुकसान भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पे होगा। अब ये दूसरी स्थिति है कि अब वो उसको केंद्र जो है नेतृत्व वो किस तरीके से मैनेज करता है, सारी चीजें किस तरीके से उनको बनाता है। इधर जो किसान आंदोलन की बात चल रही है कि ये किसान आंदोलन से बिल्कुल नुकसान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि किसान आंदोलन की तो जो है वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले जो है कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करेगी, अगर उसको उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना है। अगर मोदी जी ने तय कर लिया होगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना है, भले ही योगी जी हार जाए या जीते हैं वो चीज अलग ही है, लेकिन अगर तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना है तो वो इसका कोई ना कोई रास्ता हर हाल में निकालेंगे और चीजें अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। हालांकि अब चीजें उनके हाथ से जाने लगी है और उत्तर प्रदेश से जो रास्ता दिखाई दे रहा है वो मुझे लगती है और राज्यों में भी इस तरह की चीजें कुल मिलाकर हो सकती हैं। अब ये आने वाला समय बताएगा कि ऊंट जो है किस कवर बैठा, उत्तर प्रदेश में अब कौन सा मॉडल चलता है, कि गुजरात मॉडल चलता है कि उत्तर प्रदेश का मॉडल चलता है। जी अजीत जी, बहुत सारी बातें हैं जो कि आप अभी बोल रहे थे। हालांकि मैं हाथ भी उठा रहा था कि कई सारे आप दो बातें साथ साथ पैरेलल चल रही थी अमलेंदु जी, और उससे एक सवाल उठता है। हालांकि प्रोग्राम का समय बिल्कुल खत्म हो रहा है, मैं बहुत संक्षेप में आप दोनों, जयशंकर जी और सिद्धार्थ जी, दोनों से आंसर चाहूंगा, बहुत ही संक्षेप में चाहूंगा कि आखिर अगर योगी आदित्यनाथ को कुचलने या योगी आदित्यनाथ इतने ही ज्यादा वो हो गए हैं, इनसे बाहर हो गए हैं कह सकते हैं, तो जहां भी चुनाव हुए वहां योगी आदित्यनाथ को सबसे आगे रखने का कारण क्या था? योगी आदित्यनाथ को हम लोगों ने देखा कि हर जगह स्टार प्रचारक बना करके भेजा गया, एक अलग मॉडल के रूप में पेश किया गया, और यह भी बात होने लगी कि मोदी के बाद योगी। लेकिन अब यहां पर क्या सिर्फ मामला एके शर्मा का ही है, कुछ और भी मामला है? जरा समझना चाहूंगा तो, लेकिन संक्षेप में सिद्धार्थ जी आपसे पहले, उसके बाद यही सवाल जयशंकर जी आपके पास भी। देखिए, ये काम कभी नरेंद्र मोदी बहुत बखूबी किया करते थे कि नतीजे कुछ भी हों। 2017 में जब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और इन सब जगहों पर चुनाव जीते थे, उसके बाद आप किस राज्य को बताएंगे कि जिस राज्य में अपने दम पर, अपने प्रचार के दम पर बहुमत लेकर आ गए हों। और वो चीजें बाद में योगी जी ने भी सीख ली। योगी जी ने सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार अगर कहीं किया तो वो छत्तीसगढ़ था, जहां के मुख्यमंत्री का पर्चा तक दाखिल कराने के लिए गए थे। लेकिन कहीं ये बाहर नहीं आया है कि जितनी जगहों पर उन्होंने छत्तीसगढ़ में चुनाव पर सबसे ज्यादा उनको मौका वहीं दिया गया। अगर रेशियो देखें सीटों के हिसाब से तो वहां उनका सफलता का प्रतिशत क्या रहा। तो ये एक ऐसी छवि जो है, जो कभी मोदी ने अपने इर्द गिर्द गढ़ी थी, अपने बारे में मीडिया में गढ़ी थी, कुछ उसी तर्ज पर योगी जी ने भी अपने चारों तरफ एक छवि इस तरह की गढ़ ली है। और वर्तमान में जैसा भी जयशंकर जी ने बताया और अमलेंदु जी भी बता रहे थे कि परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है।
पिछड़ों की एक गैर यादव गैर जाटो जो कुनबा जोड़कर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अजय की स्थिति बना रही थी अपनी, वो कुनबा टूटा है पंचायत के चुनाव में। वो जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटों के एक साथ आने का और अन्य अगड़ी जातियों के एक साथ आने का और अजयता का सिलसिला शुरू हुआ था, वो टूटा है, पंचायत चुनाव ने दिखा दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना संकट ने अर्बन मिडिल क्लास को, शहरी मध्य वर्ग को, उसको बुरी तरीके से नाराज किया है। तो ये सब परिस्थितियां सामने हैं जो अगर केंद्र में मोदी को कमजोर कर रही हैं तो कहीं से योगी को नहीं ताकतवर बना रही हैं। ऐसा नहीं है, अगर जैसा अमलेन जी कह रहे थे कि भाई मोदी पे सवाल उठेंगे तो मोदी पे सवाल उठेंगे नहीं, उत्तर प्रदेश के विधानसभा जब चुनाव होंगे तो सवाल तो योगी पे ज्यादा उठेंगे कि भाई आपके कार्यकाल में क्या हुआ। तो कमजोर दोनों हुए हैं और कमजोरी की हालत में दोनों एक दूसरे के सामने तलवारें तान कर खड़े हैं। अब इसमें जो ज्यादा कमजोर होगा आखिरकार उसी को नीचे बैठना पड़ेगा, उसी को कुछ कम पर संतोष करना पड़ेगा या कुछ समझौतों पर उतरना पड़ेगा। ये स्थिति जरूर आने वाली है। शंकर जी, उसी सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगा। नहीं राजीव जी, देखिए आरएसएस ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से, क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ का आरएसएस से सीधा सरोकार नहीं रहा है, लेकिन आरएसएस की जो थियरी फिलॉसफी है उसके साथ आदित्यनाथ और उनके पुरखों का मन मस्तिष्क जो है ज्यादा मेल खाता है। हिंदू महासभा, गांधी हत्या से लेकर के सारा जो भी है, गांधी के खिलाफ विश्वमन, नेहरू खिलाफ विश्वमन, जो भी चीजें हैं, तो उस खांचे में आदित्यनाथ पूरी तरह से फिट बैठते हैं। अब इनको हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी की उम्र को देखते हुए कि अब बहुत लंबा वो आगे भी ऐसी उम्मीद नहीं है, जो आरएसएस का अपना जो थिंक टैंक है उसकी बात रहा हूं, तो इसलिए इनको योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बना करके डिफरेंट स्टेट्स में, राज्यों के चुनाव में इनको भेजा गया। यहां तक कि हैदराबाद के नगर निगम के चुनाव में भी भेजा गया और मतलब वहां भी मौके खानी पड़ी। जहां जहां गए, बंगाल में गए, केरल में गए, जिन जिन राज्यों में वहां के साथ जितना ब्लंटली वो बोलते हैं कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मुसलमानों का ये हो जाएगा, तो हिंदुओं पे अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा, ये सारी बातें बोल करके जो भाजपा और आरएसएस का इस समय ये है प्लैंक है कि साहब हिंदू पोलराइजेशन करना है किसी लेवल पर भी, तो उसके पोस्टर बॉय की तरफ भेजते हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि पिछले 7 सालों का जो आपका हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का जो ये रहा है, प्लैंक रहा है, वो इस कदर से लचर साबित हुआ है, इस तरह से उसमें पेचीदगियां मतलब विफलताएं उसके साथ जुड़ती चली गई है कि किसी भी हिंदू को कहीं से भी नहीं लग रहा है कि साहब हमारे लिए कोई ये सरकार काम कर रही है या कहीं कुछ हो रहा हो। तो ऐसा कुछ तो नहीं है, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाते रहेंगे, उनको गालियां निकालते रहेंगे और उसी से आपकी राजनीति चलेगी, ये संभव नहीं है। इसलिए इनको खारिज किया है, मतलब देश के मतदाताओं ने जहां जहां ये गए, केवल बिहार में भी जहां गए थे, बिहार में भी बहुत सारे इलाकों में योगी आदित्यनाथ गए थे, उन इलाकों का अगर सर्वे करा लिया जाए तो अधिकतम इलाकों में हारे हैं चुनाव। तो ऐसा नहीं है, वो अब नहीं रह गया। लेकिन नरेंद्र मोदी भी कमजोर हुए हैं। हमारा जो मानना यह है कि अब पूरी भाजपा का ही जो महिमा मंडल रहा है, जो उनका प्रभाव मंडल रहा है, वो कमजोर हुआ है। वो कोई भी इस हालत में नहीं लग रहा है जो पार्टी की नैया 2022 में या 2024 में उसी तरह से पार ले जाएगा जैसे 2017 में या 2019 में मोदी जी और सब लेकर के गए थे। तो ऐसा लग नहीं रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं अब आरएसएस को लग रहा है। मुश्किल यहाँ क्या हो रही है कि जब जब सत्ता में आती है ये क्या नाम है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के जो निचले स्तर के जो स्वयंसेवक और कारक होते हैं, उनकी शिकायतें उभर करके सामने आनी शुरू हो जाती है कि साहब हमको इग्नोर किया जा रहा है, हमको तो लग ही नहीं रहा कि सरकार बदली है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब पिछले की सरकार थी, रामप्रकाश गुप्ता जब मुख्यमंत्री थे, तो एक आरएसएस के बिजनेसमैन ये रोहेलखंड के इलाके में उनके घर पे एक मिनिस्टर ने छापा डाला था। रामप्रकाश गुप्ता मंत्रिमंडल के एक मिनिस्टर ने छापा डाला था। अब उसमें जो जो बातें हुई वह मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन वो बिजनेसमैन जो था वो सीधे सीधे गया रोते हुए रामप्रकाश गुप्ता के पास और कहा कि रामप्रकाश, हम लोगों ने बचपन से लेकर के आज तक दिए में तेल क्या इसी दिन देखने के लिए डाला है कि आपका मंत्री हमारी बेटी जैसी सेक्रेटरी की मांग कर रहा है। ये हालत हो गई। तो वो नाराजगी बड़ी भयानक पैमाने पे उत्तर प्रदेश में सामने आ रही है। अब उसको कैसे आप सेटिस्फाई करेंगे? अब योगी को बदल दीजिए, अरविंद को ला दीजिए, अरविंद को बदल दीजिए, केशव को ला दीजिए, केशव को बदल के किसी और माधव को ला दीजिए।
अब उससे वो स्थितियां काफी आगे निकल चुकी हैं, क्योंकि जिस प्लांट पे आप रटा रटा अपने माल बेचा था, चलाया था लोगों को कि साहब हम आएंगे तो हिंदुओं का ये हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ये कर देंगे, तो वो कहीं उनको दिख नहीं रहा है। कहीं व्यवहारिक रूप से दंगा कराने के लिए तो ठीक है, उसमें जो दंगाई तत्व है उसको लूटपाट करने में, हत्या करने में तो ठीक है, लेकिन उसका अलग से कोई उसको रोजगार मिल गया हो, उसको नौकरी मिल गई हो, उसके लिए कुछ और काम धंधा हो गया हो, ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है। तो इसलिए देखिए, सीधी सी बात यही है, मैं बार बार जो ये कहना चाह रहा हूं, और उसको सिद्धार्थ भी एक तरह से तायद ही कर रहे थे कि आज की हालत वही है कि कुआं और खाई सामने है कि आपको किधर जाना है। अगर योगी जी रहते हैं तो पार पाना, बेड़ा पार कर पाना मुश्किल है। अगर योगी जी को हटाते हैं तो पार्टी में बिखराव और उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो और दुर्गति हो जाएगी। तो इसके बीच में कौन सा क्या रास्ता निकालते हैं, कैसे करते हैं, ये भाजपा के नेतृत्व और आरएसएस के नेतृत्व पे है। नहीं तो बीएल संतोष जैसा आदमी आकर के 2 दिन यहाँ कैंप करे और इतनी लोगों से बातचीत करके जाए, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल। तो दोस्तों, समय समाप्त हो गया है और इसलिए इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करना होगा। जयशंकर जी, आप हमारे साथ चर्चा में बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देना चाहता हूं सीधे लखनऊ से जुड़े हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सिद्धार्थ कलहंस जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत ही विस्तार से और बहुत कई सारी ऐसी जानकारियां दी जिसकी जरूरत थी इस वक्त हमारे दर्शकों को और हम सबको। और साथ में हमारे साथ हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु जी भी जुड़े रहे। आप तीनों को एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और शुक्रिया अदा करता हूं तमाम उन साथियों को जो हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे। आप सबको भी माफ करें दोस्तों, आज आप लोगों का कमेंट जो है वो नहीं ले पाया, लेकिन आगे अगले कार्यक्रम में 9 बजे आप लोगों के साथ फिर हाजिर होऊंगा और बहुत सारी बातें वहां पर भी होंगी। लेकिन अभी इस वक्त यहीं दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।